हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए बच्चे, आज बच्चे हम चर्चा करेंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मई 22 का सीए फाइनल एफआर का जो पेपर हुआ है उसके ऊपर आज हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस तो करेंगे पर बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करेंगे। हाँ, थोड़े थोड़े आंसर्स पे जहाँ पे छोटे सवाल होंगे सो चर्चा भी कर देंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम देखेंगे कि आज के पेपर में आया क्या है। मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, पहले बता दूं। डिटेल डिस्कशन का मतलब होता है कि ये देखना कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि जो बच्चे अभी आगे पेपर देंगे उनको भी तो जानकारी मिल जाए कि हाँ किस तरह का पेपर आता है। पहली बात, क्या सर पेपर में कुछ नया आया है? द आंसर इज नो। कुछ भी नया नहीं आया है। सारे के सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से आए हैं या कुछ पास्ट आरटीपी से कोई एक दो क्वेश्चंस आए होंगे। सो नया कुछ भी नहीं आया। मैंने पूरा पेपर देखा कि शायद कोई एक क्वेश्चन मुझे नया दिख जाए, पर रियलिटी में एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। सारे के सारे स्टडी मटेरियल या आरटीपी में से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, नया कुछ भी नहीं है। तो सर पेपर इजी था। बच्चे देखो, इजी और मुश्किल, जिसको आता था उसके लिए इजी था, जिसने थॉरली पढ़ाई कर रखी थी उसके लिए इजी था, जिसको थॉरली पढ़ाई नहीं कर रखी थी उसके लिए मुश्किल था। सो इजी और मुश्किल घर बैठ के कहना तो बड़ा इजी होता है, वहां बैठ के जिसको आता है उसके लिए इजी है। हाँ, ये बात है कि जिसने 100% सिलेबस पढ़ के गया होगा उसको ये पेपर आता होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आराम से हमने पेपर कंप्लीट कर लिया, पर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमें 5, 7, 10 नंबर का पेपर छूट गया, जो कि प्रैक्टिकल पेपर्स में हमेशा हो जाता है। आपकी स्पीड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर जाती हैं। सो प्रैक्टिकल्स के अंदर ये वाली चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। जिसकी स्पीड अच्छी है वो पूरा कर पाया, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है वो शायद 5 से 10 नंबर का ना कर पाया हो। पर ओवरऑल कोई इतना बड़ा पेपर लग नहीं रहा वैसे, क्योंकि 15-15 नंबर के, 14-14 नंबर के 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो 40-50 नंबर तो यहीं पे ही कवर हो जाते हैं। सो कोई बहुत बड़ा पेपर लग नहीं रहा, बट स्टिल अल्टीमेटली घर बैठ के कहना बहुत इजी है, वहाँ बैठ के करना पड़ता है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है। सो ये थी जी बेसिक भूमिका। ओवरऑल पेपर इजी था जिसको आता था, ठीक है ना। हाँ, नया कुछ नहीं था। जो अच्छे से सिलेबस करके गया था उसको ये पेपर आता था। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, रादर कोई नया क्वेश्चन भी नहीं आया। कॉन्सेप्ट तो चलो आता ही नहीं है, कोई नया क्वेश्चन भी नहीं आया। सारे के सारे पुराने क्वेश्चन ही थे जो पूछे गए थे। सो मैं रेफ़र कर दूंगा बुक से, अपनी बुक से, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। क्या ये बुक सबकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे? हाँ, तो ये मेरे क्वेश्चन थोड़े ना है, ये तो हर एक टीचर ने कराए होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। सो हम अपनी बुक का पेज नंबर रेफर कर देंगे। द सेम क्वेश्चंस यू कैन फाउंड आउट इन द स्टडी मटेरियल ऑल्सो, ये आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएंगे। चलिए जी, सो पहला क्वेश्चन बच्चे 15 मार्क्स का कंसोलिडेशन से पूछा गया है। हूबहू बुक का क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट इस सवाल में नया नहीं था, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया हुआ है। दो कंपनियां हैं, जे लिमिटेड और के लिमिटेड, दोनों की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी हुई है। फिर वो कह रहा है जे ने के में 75% शेयर अक्वायर कर लिए 1/4/2021 को। जो बैलेंस शीट दी हुई है वो 31 मार्च 2021 की दी हुई है। सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दी हुई है। दो शेयर स्वैप की रेशो दी हुई है, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, और फेयर वैल्यू 50 रुपये। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको निकालना आता है। फेयर वैल्यू पीपी दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है एक एडिशनल पेमेंट करेंगे, कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 45 लाख एंड 30% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट ओवर इट्स प्रोसीडिंग 12 months मेड बाय के लिमिटेड आफ्टर 3 years हैज अर्न्ड 15 लाख प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। वो कह रहा है ये पेमेंट कब करेंगे? दिस एडिशनल अमाउंट विल बी ड्यू आफ्टर 3 years, और ये पेमेंट होगी दैट इज़ हायर ऑफ 45 लाख एंड 30% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट। नहीं, ये एडिशनल कंसिडरेशन है, ये कॉन्टिजेंट नहीं है। दिस इज़ एडिशनल कंसिडरेशन जो कि वो देगा। इन एडिशन टू द अबव एक पुराने शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, इसका ट्रीटमेंट आप पढ़ रखे हैं। फिर एक शेयर बेस्ड पेमेंट भी आपने एक्वायर करे हैं।
फिर ये लॉ सूट पेंडिंग है, एप्लीकेबल टैक्स रेट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डेफर टैक्स का भी चर्चा हो जाएगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है 1/4/2021 को 10% डिस्काउंट रेट मान के। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सब ने कराए होते हैं, ये कोई मेरी बुक का कोई खास क्वेश्चन नहीं है। हमने इस क्वेश्चन को बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में कवर किया है। सर आप तो कह रहे कंसोलिडेशन का है, हाँ तो दोनों मिलते जुलते ही तो होते हैं, ठीक है ना। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी है, ये वाला क्वेश्चन आया जी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो सारे के सारे वही पॉइंट हैं। 70% शेयर एक्वायर करे, शेयर स्वैप रेशो के जरिए, फेयर वैल्यू दी हुई है, पीपी एक्वायर, यहाँ डिस्काउंट रेट 10%, वहाँ भी 10% है। ये कॉन्टिजेंट पेमेंट टू एम्प्लॉय शेयर होल्डर, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि वो कॉन्टिजेंट है कि एडिशनल है, जो भी है, ठीक है ना। फिर वही ओरिजिनल अवार्ड, रिप्लेसमेंट अवार्ड, ये पहले भी आया हुआ है, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। सो नवंबर 19 में ये सवाल पहले भी आया हुआ है 15 नंबर में। सो बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको आता था, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूँ, आता है कि नहीं आता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर इजी है या नहीं है। क्लियर हो गई बात। सो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसने किया है वो आराम से कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 1B, ये बच्चे इंड AS 1 का क्वेश्चन है। इंड AS 1 का बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने इंड AS 1 में लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में चर्चा करी हुई है कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसको करंट लायबिलिटी दिखाना है या नॉन करंट लायबिलिटी दिखाना है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। नवंबर 21 में एन इंड AS कंप्लायंट कंपनी एंटर्ड इनटू अ लोन एग्रीमेंट विद अ बैंक। द लोन इज रीपेबल इन 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 26। सो 5 साल बाद 6 किस्तों में लोन वापस करना है। वन ऑफ द लोन कवर्नेंट इज दैट एन अमाउंट इक्वलेंट टू लोन अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स बाय 4 मार्च। तो ये एक कवर्नेंट लगा हुआ है कि जितने का लोन आपने लिया उतने पैसे प्रमोटर भी लगाएंगे 4 मार्च 2022 तक। नवंबर 2021 में आपने लोन लिया, 4 मार्च 2022 तक उतने पैसे प्रमोटर भी लगाएंगे। फेलिंग विच द लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड, नहीं तो आपको लोन वापस करना पड़ेगा। 4 मार्च तक द कंपनी हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले पाया 4 मार्च तक, तो डिफ़ॉल्ट हो गया। 5 मार्च को द कंपनी अप्रोच द बैंक एंड इमीडिएटली ऑब्टेन्ड अ ग्रेस पीरियड अप टू 30 जून। मतलब आपने 5 मार्च को डिफ़ॉल्ट हो गया, 5 मार्च को आप बैंक के पास चले गए और बैंक को बोला हमें 30 जून तक का ग्रेस पीरियड दे दीजिए पैसे अरेंज करने के लिए, टू गेट द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च 2022 है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग। मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। एज एट 31 मार्च 2002 हाउ शुड द कंपनी क्लासीफाई द लोन। सो बच्चे डिफ़ॉल्ट हो गया है और आपने एक्सटेंशन भी ले ली है, तो क्या एक्सटेंशन में आपको विद इन 12 मंथ्स से बैलेंस शीट डेट से 12 महीने से ज़्यादा की एक्सटेंशन मिली है? द आंसर इज़ नो। सिर्फ 3 महीने ज़्यादा की एक्सटेंशन मिली है तो इस लोन को हमें करंट ही क्लासीफाई करना पड़ेगा। इवन दो आपने बैंक से एक्सटेंशन ले ली है पर इसको आपको करंट ही क्लासीफाई करना पड़ेगा। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है सारा। फिर कह रहा है अज्यूम करिए कि प्रमोटर को पहले ही लग गया। इट मे नॉट बी एबल टू गेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ड्यू डेट। द कंपनी अप्रोच द बैंक इन जनवरी 22 एंड गॉट द कंप्लायंस डेट एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 22। वो पहले ही बैंक के पास चले गए और कंप्लायंस डेट को एक्सटेंड करवा लिया, तो बच्चे अब तो डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ है ना। फॉर गेटिंग द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल द लोन क्लासिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च। यस, अब यहाँ पे नॉन करंट होगा क्योंकि अब तो डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ, और डिफ़ॉल्ट होगा जाके कब? 30 जून 2022 को, दैट इज़ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। फर्स्ट वाले में डिफ़ॉल्ट हो गया था, सो आपको करंट ही दिखाना था, चाहे आपको एक्सटेंशन भी मिल गई पर एक्सटेंशन 12 महीने से ज़्यादा की नहीं मिली। पर दूसरे वाले में तो डिफ़ॉल्ट ही नहीं हुआ ना,
आप तो डिफ़ॉल्ट करने से पहले ही एक्सटेंशन ले आए, सो वहाँ आपको नॉन करंट दिखाना है। मैं दिखा दूँ आपको ये कौन सा क्वेश्चन था एक बार। सो बुक का ही क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, ढूंढना पड़ेगा एक बार, रुकिए ज़रा। ये जी, ये देखो लिखा ही हुआ है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सो पहले 31 मार्च 2002 को बताइए कि लोन कैसे क्लासिफाई करना है। फिर कह रहा है कि आप प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट से पहले ही आप बैंक के पास चले गए। तो ये वाला क्वेश्चन हमारी बुक का मे क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। सो मे 22 में ये वाला क्वेश्चन आया है। सो एज इट इज़ पूछा है, आप इसका आंसर भी पढ़ सकते हैं अगर यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं पॉज करके, तो ठीक है ना। तो वही आंसर है जो मैंने बोला है। सो अगेन जिसने किया हुआ था उसके लिए तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। सो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1 तो बहुत इजी था, एक कंसोलिडेशन का था और एक इंड AS 1 का था। सो क्वेश्चन नंबर 2A 6 मार्क्स का CSR का क्वेश्चन है। आई थिंक सबसे इजी टॉपिक यही है आपके सिलेबस का। तो CSR के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ है 450 करोड़, वो कोई मैन्युफैक्चरर करता है बाथरूम एसेसरीज। सेल्स ऑफ द कंपनी आर अफेक्टेड ड्यू टू लो डिमांड। कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 22, 21, 20 और 19 4 साल का डाटा दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21-22 इस साल की बात कर रहे हैं, है ना। PK Limited decided that on sale of certain selected items of bathroom accessories at 50 per unit sold will be contributed to the Save Water Foundation, which will qualify as CSR expense as per Schedule 7। वो कह रहा है जितने भी एक्सेसरीज बेचेंगे ना 50 पैसे पर यूनिट को हम सेव वाटर फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो CSR एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई करता है। Consequently, by the year end, the company recognized 1,50,000 as CSR expenditure और 150 का उसने CSR expenditure recognize किया भी है। However, only 50% of the aforesaid amount was paid to the foundation। पर उसने recognize तो कर लिया 1.5 लाख का खर्चा, पर पे सिर्फ अभी कितना किया है, 50% ही किया है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है whether PK Limited has an obligation to form a CSR committee। तो 3 कंडीशन होती हैं। नेटवर्थ पिछले साल में नेटवर्थ शुड बी ग्रेटर देन 500 करोड़, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। नेट प्रॉफिट शुड बी ग्रेटर देन 5 करोड़ पिछले साल में, वो कंडीशन पूरी है। सेल शुड बी ग्रेटर देन 1000 करोड़, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो बिल्कुल उसको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। फिर कह रहा है वेदर 150 विल क्वालिफाई एज CSR एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 135। नो, सिर्फ 75,000 ही खर्चा माना जाएगा, क्योंकि 50% पेड है तो पेड को ही खर्चा माना जाता है। एक पैसा अलग रख देने से कुछ नहीं होता। आपने 1.5 लाख रिकॉग्नाइज कर लिया पर पे सिर्फ 50% किया तो 50% को ही खर्चा माना जाता है। सो अगेन ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, ये तो मैं रेफर भी कराना ज़रूरी नहीं समझता, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2A 6 मार्क्स का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। 2B है जी इंड AS 115। इंड AS 115 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2B। ये बच्चे काइंड ऑफ थ्योरी लिखनी थी इस सवाल में। अगेन है तो ये भी स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन, तो मैं मोटा मोटा डिस्कस कर देता हूँ आपके पास साथ। आनंदम लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर द सेल ऑफ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स। द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम फॉर द मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स इज 3 years। मतलब वो 2 चीज़ें बेच रहा है, मशीन और स्पेयर पार्ट्स। ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए लिमिटेड डेमॉन्स्ट्रेट्स दैट the machine and spare parts meet the agreed upon specifications in the contract. The promise to transfer the machine and spare parts are distinct. So these are distinct performance obligations.
and result in 2 performance obligation each of which will be satisfied at a point in time. तो 2 performance अलग अलग obligations है. On 31 March 2022 the customer pays for the machine and spare parts but only takes the physical possession of the machine. तो 31 मार्च 22 को उसने पैसे तो दोनों के दे दिए, मशीन के भी और स्पेयर पार्ट्स के भी, पर पोजेशन सिर्फ मशीन का ही लिया. Although the customer inspects and accepts the spare parts, the customer requests that the spare parts be stored at A Limited warehouse because of its close proximity to the customer's factory. So वो कह रहा है मशीन की डिलीवरी तो दे दो, स्पेयर पार्ट्स आप अपने वेयर हाउस में ही रख लो. तो मशीन की डिलीवरी हो चुकी है, स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी नहीं हुई, तो स्पेयर पार्ट्स के केस में बिल एंड होल्ड हो गया, क्योंकि वो पैसे दे गया तो आपने उसको बिल बना के दे दिया होगा पर डिलीवरी हुई नहीं, तो ये बिल एंड होल्ड हो गया. द कस्टमर हैज़ लीगल टाइटल टू द स्पेयर पार्ट्स, कस्टमर को टाइटल ट्रांसफ़र हो चुका है. एंड द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू कस्टमर. बिल एंड होल्ड की ये कंडीशन होती है कि अगर बिल एंड होल्ड का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो 2-3 कंडीशन पूरी करनी होती हैं. आइडेंटिफाइड गुड्स होने चाहिए, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, गुड्स कस्टमर को बिलोंग करने चाहिए, ये सब कंडीशंस होती. लीगल टाइटल कस्टमर को पास होना चाहिए. ए लिमिटेड स्टोर्स द स्पेयर पार्ट्स इन ए सेपरेट सेक्शन ऑफ इट्स वेयर हाउस एंड द पार्ट्स आर रेडी फॉर इमीडिएट शिपमेंट एट द कस्टमर्स रिक्वेस्ट. तो उसने स्टोर भी किया है, उसको स्पेयर पार्ट्स को उसने स्टोर भी किया है. तो इसके ऊपर भी हम पढ़ते होते हैं कि ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया, है ना. A Limited expects to hold the spare parts for 1 to 3 years and does not have the authority to use the spare parts or direct them to another customer. ये भी बिल एंड होल्ड की कंडीशन होती है कि आपके स्पेयर पार्ट्स आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते. Determine how the revenue will be recognized by A Limited for different obligation. So बच्चे यहाँ 3 हैं ऑब्लिगेशन, एक मशीन है, एक स्पेयर पार्ट्स है, और एक जो आप उसको लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, एक वो वाली सर्विस है. तो मशीन का रेवेन्यू तो इमीडिएट रिकॉग्नाइज हो जाएगा. स्पेयर पार्ट्स में बिल एंड होल्ड की क्योंकि कंडीशन पूरी हो रही है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली हो जाएगा. पर जो लोकेशन सर्विस जिसको हम इंड AS 15 में पढ़ते थे, कस्टोडियल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू 1 से 3 साल में रिकॉग्नाइज होगा, बिकॉज ये 1 to 3 ईयर्स आपको लगते हैं, है ना. तो उसका रेवेन्यू आपको ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. तो यहाँ सिर्फ थियरी लिखनी थी और कुछ भी नहीं था. मैं दिखा दूँ आपको ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है. सो दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको पता लग जाए कि देखिए कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट इतना तंग नहीं करता है, जो आप पढ़ के जाएंगे वही वो आपसे पूछ लेगा. सो ये ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर. समय लगेगा थोड़ा सा. यहीं पे कहीं पे होना चाहिए. सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ो. अरे नहीं, दिखाना ज़रूरी होता है. पता तो लगे कौन सा क्वेश्चन आया है. मुझे ध्यान नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन है, पर इतना पता है क्लास में कराया हुआ है ये क्वेश्चन, पर नंबर नहीं याद होता ना, पहले ढूंढ के रखना चाहिए था. मिल ही नहीं रहा ये तो. कस्टोडियल सर्विसेज का क्वेश्चन है, बिल एंड होल्ड वाला. पता नहीं जी, मिल नहीं रहा सवाल, पर मैंने कराया हुआ है, मुझे इतना पक्का पता है. हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स, है ना.
तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स और कस्टोडियल सर्विसेज, और उसके बारे में बता दिया गया। सो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 53 हमारी बुक का है, ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्लियर है? सो अगेन यहाँ थ्योरी ही लिखनी थी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2B। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2C, 8 नंबर का, और ये भी इंड एस 115 का ही है। तो इंड एस 115 से टेक्निकली 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 6 नंबर का और एक 8 नंबर का। इस बार ना लीजेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ लीज का क्वेश्चन बनता था, उसने यहाँ भी इंड एस 115 ही पूछ लिया है। सो ये बच्चे जो रिटर्न बेसिस पे आप सेल करते हो कि रिटर्न वाले की आपको रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि आपने गुड्स बेचे हैं, 1500 की कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस है 1800। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि आप 30 डेज़ के भीतर भीतर वापस करके इसका रिफंड ले सकते हैं। कंपनी को लगता है कि रिकवरी की कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है और एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको हम रीसोल्व भी कर देंगे जो वापस आएंगे। कंपनी ने टोटल 20,000 लॉक्स बेचे हैं 31 मार्च 2022 में, और प्रीवियस एक्सपीरियंस से लगता है 4% विल बी रिटर्न इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये पहला पार्ट है सवाल का, और इसके बारे में क्या पूछा है, एनालाइज द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर सेल ऑफ कार लॉक्स, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिफंड लाइबिलिटी एंड एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कार लिमिटेड। सो बच्चे आपने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो 4% तो रिफंड आ जाएंगे, तो 20,000 का 4% कितना हो गया 800, तो 19,200 का रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ कितना 1800। तो जो 4% है उसकी रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 800 इंटू 1800, और जो एसेट वापस आ सकता है उसका एसेट भी बनाना पड़ेगा, और एसेट आप बनाएंगे 800 इंटू 1500 का। सो ये रेवेन्यू है, ये रिफंड लाइबिलिटी है, और ये आपका एसेट है। और ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी यहाँ देखा भी था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 है हमारी बुक का। जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ना तो मेरा ध्यान इस पे गया था। ये है 24, ये रहा जी 24। वहाँ 1000 बेचे हैं और वो कह रहा है 3% वापस आएंगे, तो 970 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, बाकी रिफंड लाइबिलिटी, और एक आपको एसेट जिसको हमने यहाँ इन्वेंट्री लिखा हुआ है, एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। सो बहुत ईजी क्वेश्चन, अगेन ये May 22 में पूछ लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। बात बच्चे फिर वही है, इजी उसी के लिए है जो अच्छे से पढ़ के गया था। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, नट बोल्ट्स। अब ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल का है, बहुत इजी सवाल है कि आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर को नट बोल्ट बेचने का। कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द प्राइस पर पीस विल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली वंस द कस्टमर रीचेज सर्टन सेल्स वॉल्यूम। सो अगर आप 50,000 का सेल्स वॉल्यूम खरीद करोगे तो 200 रुपये का प्राइस लगेगा, 50,000 से 1 लाख के बीच 190 रुपये का, और 1 लाख से अबव 180 का। मतलब पहले 50,000 200, जैसे 50 के ऊपर जाएगा मैं रेट्रोस्पेक्टिवली आपको एडजस्ट करके 190 प्राइस लगा दूंगा। सो वॉल्यूम कह रहा है सेल के ऊपर डिटर्मिन है, कोई मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने अनुमान लगाया है कि 90,000 का वॉल्यूम होगा, तो अगर 90,000 का वॉल्यूम होगा तो 190 का रेट लगना चाहिए, है ना। अब उसने किया पूरे साल में 90,000 का वॉल्यूम होगा। अब वो कह रहा है कि पहले क्वार्टर में, पहले 3 महीने में हमने 24,000 का ही वॉल्यूम किया है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 200 पर पीस। अब उसने 24,000 का वॉल्यूम किया तो कस्टमर तो इसी में फॉल कर रहा है। अब पहले क्वार्टर में 24,000 का वॉल्यूम किया है, पर आपने तो पूरे साल का अनुमान लगाया है और साल में 190 का वॉल्यूम है, तो आप रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, आप 24,000 इंटू 190 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और रिफंड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे आप 24,000 इंटू 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। यही पूछा होगा, ट्रांजैक्शन प्राइस, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी। सो ट्रांजैक्शन प्राइस तो आपका 190 के बेस पे ही रिकॉर्ड होगा, और यही आपका रेवेन्यू होगा, और लाइबिलिटी आपकी 10 रुपये के रेट पे रिकॉर्ड होगी। ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल का है, पर जो हमने न्यू क्वेश्चंस का हैंड आउट दिया था ये उसमें से है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये न्यू क्वेश्चन वाले हैंड आउट में, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया हुआ है, 1 मिनट। सो शायद ये न्यू क्वेश्चन वाले हैंड आउट से है, शायद ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन मेरा, जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है आपके पेपर में। सो अगेन इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ।
ये जो हमने अलग से हैंड आउट दिया था जब स्टडी मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए थे, तो ये उसमें से आया था, यहाँ होना चाहिए, ये रहा, नहीं ये रहा, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ भी वही है, यहाँ उसने अनुमान लगाया था 2.8 मिलियन का, और पहले साल उसने 7 लाख बेचे थे, तो 2.8 मिलियन के हिसाब से 90 बनता था, तो रेवेन्यू तो आपका 7 लाख इंटू 90 है, और बाकी 7 लाख इंटू 10 आपकी रिफंड लाइबिलिटी है। सो अगेन ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था। तो 14 नंबर का पेपर इंड AS 115 से आ गया। 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो थे वो इसमें से पूछे गए हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगेन जिसने अच्छे से किया था उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि प्रिडोमिनेंटली इंड AS 115 से था। एक क्वेश्चन CSR का था जो बहुत इजी था। 3A इंड AS 19 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने इंड AS 19 में करे हुए हैं। आपके DBO का डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,40,000 एसेट्स का, और लाइबिलिटी का ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO PVDBO का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 21,25,000। तो प्लान एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, PVDBO का ओपनिंग बैलेंस। ऑन 31 मार्च प्लान को कंट्रीब्यूशन मिला 4,75,000, तो इसकी एंट्री आपको पता है, और प्लान ने बेनिफिट पे किए। करंट सर्विस कॉस्ट दिया हुआ है, ब्याज 5% है दोनों के ऊपर, और क्लोजिंग फेयर वैल्यू भी दी हुई है। तो एक्चुअली गेन और लॉस निकालना होता है और ट्रांसफ़र टू P&L निकालना होता है। तो सारे क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन इस तरह के क्लास में किए हुए हैं। तो उसने रिकन्सिलेशन मांगा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट्स एंड DBO। सो दोनों का एक्चुअली गेन और लॉस, तो आप प्लान एसेट्स और PVDBO का अकाउंट बना के एक्चुअली गेन और लॉस निकाल सकते हैं, जिसको रीमेजरमेंट गेन और लॉस जो कहाँ जाता है OCI में। ऑल्सो शो हाउ मच अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन P&L। तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है वो PL में जाएगी, और बाकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और बैलेंस शीट में तो आपके PVDB और प्लान एसेट्स के नेट बेसिस पे ही बैलेंस जाता है। कोई एसेट सीलिंग का पॉइंट क्वेश्चन में है नहीं। सो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इंड AS 19 में मैंने बहुत क्वेश्चन आपको इस तरह के कराए हुए हैं। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन को रेफ़र करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर चलो बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में इस तरह के करे हुए हैं। सो रादर हमने तो इससे भी मुश्किल करे हुए हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये 7 मार्क्स का इजी क्वेश्चन, सिंपल। आप चाहे नेट, वैसे तो हम क्लास में कहते होते हैं कि आप नेट का अकाउंट बनाइए, प्लान एसेट्स और PVDBO को नेट करके, पर यहाँ आपको अलग अलग करना था। हमने दोनों कराए थे, अलग अलग भी कराया था और नेट करके भी कराया था, क्योंकि उसने अलग अलग का रिकन्सिलेशन मांगा है आपसे, जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सो 3B 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजी क्वेश्चन। इंड AS 23 का क्वेश्चन है ये, बोरिंग कॉस्ट। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इंड AS 23 का, बोरिंग कॉस्ट के ऊपर। 7 नंबर, 1,080 लाख का लोन लिया है फॉर रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री ऑन 1 अप्रैल 21। प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर किया अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई 30 अप्रैल। सो 1/4 और 30 अप्रैल 2022, तो 12 महीने से ज़्यादा क्वालिफाइंग एसेट हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ 910 लाख वॉज इनकर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो 1,080 में से 910 लाख प्लांट एंड मशीनरी पे, जो कि कैपिटलाइज होगा, और बैलेंस वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, जो कि PL में जाएगा। मैनेजमेंट कंसिडर 12 मंथ पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज। वेरी गुड, ना भी लिखा होता तो हम ये मान लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी इज क्वालिफाइंग एसेट। वो कह रहा है इतना इंटरेस्ट पे किया है, ट्रीटमेंट बता दो क्या है। सो डिस्कस द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ जीरा लिमिटेड ऑफ इंटरेस्ट पेड। तो ये तो बच्चे इंटर में भी क्वेश्चन नहीं आता इस तरह का। Will your answer different if the whole process of renovation and modernization gets completed by 31st of December? Yes. फिर सारा ही ब्याज PL में जाएगा, क्योंकि फिर कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बिकॉज 12 महीने का सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना गया है। सो आई डोंट थिंक सो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, तो इसको रेफर भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन 3A भी बहुत ईजी था, 3B भी बहुत ईजी था। 3C ये इंड AS 21 अगेन बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने लायक सवाल है, तो सॉल्व करने के चक्करों में मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी क्लास में कराया हुआ है
कि आपने एक, ये एक्चुअली फॉरेन सब्सिडरी का है, कि आपने 75% शेयर्स अक्वायर करे हैं 30 सितंबर को, फंक्शनल करेंसी आपकी रुपीज़ है और उसकी है यूएस डॉलर, उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दिए, गुडविल निकालनी है एक्चुअली, एक्सचेंज रेट दोनों दिए हुए हैं, फिर वो कह रहा है डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ गुडविल, फिर एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का। मैं सीधा रेफ़र कर देता हूँ जो क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको तो बच्चे सॉल्व ही करना पड़ता है। सो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन आई है, एक्चुअली आई थिंक पास्ट आरटीपी में भी था और अब स्टडी मटेरियल में भी है। इंड AS 21 पेज नंबर 52। लो जी, ये वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है अनलाइज प्रॉफिट लिख के। तो ये पास्ट आरटीपी का भी है, स्टडी मटेरियल का भी सम है। सो पहले पार्ट में आपने गुडविल निकालनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल, और दूसरे पार्ट में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 16 मई 22 में टेस्ट किया गया है। सो अगेन बच्चे जिसने किया था उसके लिए तो ईजी था, क्योंकि ऐसा कुछ मुश्किल बात नहीं थी, सारे क्वेश्चंस करे हुए आए हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करे हुए ही आए हैं, क्वेश्चन भी नया कोई नहीं आया, कॉन्सेप्ट की तो बात ही छोड़ो। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 इंड AS 109 कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन। मतलब ये तो इतने इजी क्वेश्चन थे कि इनको बुक से क्या रेफर करूँ कि हर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन इसी तरह का तो होता है किताबों में, ठीक है ना। सो आपने 1.5 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे 1/4/18 को, लाइफ 8 साल है, फेस वैल्यू 10 साल है और इंटरेस्ट 5.5% है और एट ईयरली इंटरेस्ट है। बॉन्ड्स आर इशूड एट फेस वैल्यू और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं 1 ऑर्डिनरी शेयर इन नेक्स्ट 8 ईयर्स। कंपनीज विद सिमिलर रिस्क प्रोफाइल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। बस सवाल खत्म। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था जिसके 14 मार्क्स दिए गए हैं। कह रहा है जनरल एंट्रीज करो, यहाँ मांगा बहुत कुछ है ना, 18, 19 से लेकर 21, 22 तक की एंट्रीज मांगी हैं। फिर ब्याज कैलकुलेट करके दिखाओ 8 साल का, तो 4 साल की एंट्रीज मांगी हैं, 8 साल का ब्याज मांगा है। फिर लास्ट में वो कह रहा अगर वो कन्वर्ट करे तो इसकी भी एंट्री करके दिखाइए। तो ये सारी एंट्री हमने करी हुई है। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, अगर वो 4th ईयर में ही कन्वर्जन के बारे में सोचे तो एंट्री करके दिखाइए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर एट द एनी टाइम इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो वो कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है। सो ये क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल का होना चाहिए। अब मैं इसको रेफर नहीं करने जाऊँगा, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये। तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये देखो थ्योरी आ गई, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये क्लास में किया हुआ है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी, तो इसको तो छोड़ देते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा थ्योरी के कारण कि थ्योरी कौन करे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थ्योरी के कारण हो सकता है सबने इसको चॉइस में छोड़ा हो। 5A गवर्नमेंट ग्रांट इंड AS 20, अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, बहुत इजी सवाल था। कैश ग्रांट मिली है 24 लाख की 31 मार्च 2020 को, टुवर्ड्स द स्किल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। 18 महीने में आपने एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वॉज 30 लाख एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 वॉज 20 लाख। स्टेट हाउ दिस ग्रांट वुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 एंड 21-22। तो बच्चे आपको 31 मार्च 2020 को ग्रांट मिली है, आने वाले 18 महीने में खर्चा करना है, तो दिस इज़ योर डेफर्ड ग्रांट। तो 31 मार्च 2020 को आपको इसको बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट में बांटना पड़ेगा। अब ओवर द 18 मंथ्स आपको ये खर्चा करना है, तो जो आने वाले 12 महीने का है वो करंट होगा और उससे अगला नॉन करंट होगा। है ये इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है बुक में। और इसको फिर 31 मार्च 2021 को जो 20 वाला है वो तो गया, तो जो बचेगा 21 वाला वो करंट आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सिंपल है कि आपको ग्रांट को 18 महीने में पीएल में रिकॉग्नाइज करना था। सो ये ना एडिशनल क्वेश्चंस में से आया है, जो एडिशनल क्वेश्चन वाला हैंड आउट दिया है ये उसमें होगा, क्योंकि ये रेगुलर वाले में तो नहीं था, ये बाद में आया था। सो पेज नंबर 40 पे है।
हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, नहीं ये नहीं है, ये क्या आपको कैश ग्रांट मिली है 30,000 की, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग योर अप्रेंटिसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम 18 महीने तक चलेगा। तो ये देखो करंट और नॉन करंट, तो 18 महीने में ग्रांट को पीएल में रिकॉग्नाइज करना था। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो जो कोई सोल्यूशन देखना चाहता है वो इसको पॉज करके देख सकता है, मैं दिखा देता हूँ। क्लियर है? एक सेकंड पार्ट भी है कि आपको 10 लाख की ग्रांट मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 5 लाख 19-20 में, 2 लाख 20-21 में और 3 लाख 21-22 में। सो आपको 3 साल में ग्रांट मिलनी है 19-20, 20-21 और 21-22 में। कितनी कितनी ग्रांट मिलनी है? 5 लाख यहाँ मिलना है, 2 लाख यहाँ मिलना है और 3 लाख यहाँ मिलना है। कॉन्टिजेंट ऑन डेवलपिंग 5 गार्डन्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 ईयर्स, 5 गार्डन डेवलप करने और 3 साल तक उसको मेंटेन करना है। तो अगेन ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर है। द गार्डन्स आर डेवलप्ड इन फाइनेंशियल ईयर 19-20, तो यहीं पे आपने गार्डन डेवलप कर दिए हैं एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6 लाख, तो यहाँ 6 लाख का खर्चा हुआ है। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल 19-20 इज 12 लाख, तो यहाँ 12 लाख का एक और भी खर्चा हुआ है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट्स 15 लाख एंड फाइनेंशियल ईयर 20-21 इट्स 15 ही है ना, यस, और 21-22 है 17 लाख। वो कह रहा है ग्रांट इनकम बताओ, डेफर्ड इनकम बताओ 19-20, 20-21 और 21-22 का। तो बच्चे सीधी बात है जी, 10 लाख की ग्रांट है, इस खर्चे की रेशो में रिकॉग्नाइज की जाएगी। दिस इज ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस। सो खर्चे की रेशो में इस ग्रांट को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ये टोटल खर्चा कितना आता है, 6 + 12 + 15 + 17, टोटल खर्चा आता है 50 का। अब 50 में से पहले साल खर्चा हो गया कितना, 18। तो जो भी आपकी 10 लाख की ग्रांट है 10 × 18/50, पहले साल की इनकम बनेगी 3.6, 19-20 की इनकम है 3.6, मिला है आपको 5 लाख, तो बाकी क्या है, डेफर्ड इनकम। इस तरीके से करना था 1.4। तो दिस इज़ ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, तो इसको आपको खर्चे की रेशो में बांटना था। सर ये भी बुक में था? हाँ इसी में ही था, न्यू क्वेश्चंस का आखिरी सवाल ये रहा। इसका सोल्यूशन स्टडी मटेरियल से भी आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कि 60,000 मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड ऑल दैट। इस तरह से मैं स्टडी मटेरियल में दिखा दूँ आपको एक बार, अगर आप कोई सोल्यूशन देखने के इच्छुक होते हैं, सो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ एक बार। कईयों को होता है ना कि एक बार जल्दी से सोल्यूशन देख लें तो पता लग जाता है कि हमने जो किया है क्या किया है। चाहे को बाद में भी वीडियो देखेगा अपने पेपर्स देने के बाद, तो उसको मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी ना, मैं तो 2 मिनट में ढूंढ के बता दूंगा, खुद आपको सोल्यूशन जाके चेक करने पड़ेंगे। हाँ सब सेम सवाल नहीं है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो डिफरेंट ही है। कहाँ गया, ये रहा, ये आखिरी सवाल है अनसॉल्व्ड, ये रहा उसका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 60,000 वाला है ना, और ये उसका सोल्यूशन, कैसे उसने खर्चों में विभाजित किया। ये देखो, मैंने भी तो यही बोला कि आपको सिंपली एक्सपेंसेस की रेशो में ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो देखना चाहता है देख सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, पर बात फिर वही बार बार बोल रहा हूँ, इजी किसके लिए, जिसको आते थे, और आते किसको होंगे, जिसने अच्छे से तैयारी करी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5B। ये बच्चे इंड AS 105 का क्वेश्चन है, अगेन बुक का क्वेश्चन है। बहुत बड़ा सवाल होता है ये, कि आपको बताना होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉग्नाइज करके। मैं एक बार दिखा दूं आपको, रेगुलर क्वेश्चन है ये, इंड AS 105 का, पेज नंबर 81 के ऊपर इंड AS 105 है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये पहले भी आया हुआ है, ये यहाँ RTP में ही है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। सो किया हुआ है क्लास में अच्छे से, बहुत बड़ा क्वेश्चन। यहाँ ये बैलेंसेस अलग अलग दिए हैं ना, या वहाँ इकट्ठे दिए हुए हैं टेबल बना के।
सो इसलिए वो थोड़ा छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। यहाँ देखो 3 टेबल बना के दिए थी ना उसने, हमारे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। सो इजी सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था, एक रेगुलर क्वेश्चन ऑन इंड AS 105। कवरेज काफ़ी रहती है पेपर की। आगे ये EPS कैलकुलेशन इंड AS 33 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल आपको बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर तो क्या चर्चा करें ना, छोटा सा ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपने इशू करे हैं 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स 1/4/2021 को और 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड अमाउंटिंग टू 1 लाख, टर्म ऑफ कन्वर्जन 120 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी ₹100। 30 जून 3 महीने बाद आपने 50,000 बॉन्ड कन्वर्ट भी कर दिए हैं। सो 3 महीने के लिए वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है और 9 महीने के लिए तो वो एक्चुअल में शेयर्स हैं। ऐसे क्लास में बहुत से क्वेश्चन किए हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, टैक्स रेट 25% है। टैक्स रेट का सिर्फ डाइल्यूटेड में काम आएगा जब आपको इंटरेस्ट में टैक्स लगाना पड़ेगा। बेसिक और डाइल्यूटेड EPS और इग्नोर द स्प्लिट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड इनटू लाइबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये तो एक इंटर का बच्चा भी आराम से कर लेगा जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किया होता है। तो ये भी इजी सवाल था। पर बात फिर से भैया, मैं यहाँ बैठ के इजी बोली तो जा रहा हूँ, पर कर वही पाएगा जिसको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंड AS 113 वैल्यूएशन, 2 मिनट का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, रेफर करने नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास 6800 शेयर्स हैं अनलिस्टेड कंपनी के, जिसकी टोटल शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर है। उसका आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट है 28 लाख और अप्रॉक्सीमेट पी रेशो डिटर्मिन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड इंडस्ट्री डाटा है 12, मतलब इंडस्ट्री का पी रेशो 12 है। अब इस कंपनी के पी के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बिफोर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एडजस्टमेंट, मतलब क्योंकि ये अनलिस्टेड शेयर ना तो इसमें मार्केटेबिलिटी नहीं है तो इसकी पी थोड़ी सी कम होगी। श्रवण लिमिटेड मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द डिस्काउंट फॉर द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ट्रांसफर इज 18%। मतलब अगर बाजार की पी रेशो 12 है तो इसकी होगी 12 का 18% माइनस करके। वो कह रहा है जी शेयर की वैल्यूएशन करो, तो आई थिंक इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। बताओ इसकी पी रेशो कितनी होगी। बाजार की पी रेशो इंडस्ट्री की 12 है, इसकी 18% माइनस कर दो 9.84। अब इसका पैट कितना है 28 लाख, तो ये कंपनी की वैल्यू आ गई 9.84 पी रेशो मॉडल के बेसिस पे। SFM वाले भी अच्छे से जानते हैं, पर आपको तो वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो वैल्यू पर शेयर करना है तो 2 लाख शेयर से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके शेयर्स की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 6800 कर दीजिए। ये 2 लाइन का आंसर है और इसके 5 नंबर मिले हैं पेपर में। तो सारे सोल्यूशन भी मैं कर रहा हूँ, जो भी छोटे छोटे सवाल हैं उसके सोल्यूशन भी हम साथ में दे रहे हैं। तो अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे ये भी इंड AS फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही सवाल है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, कि आपने एक बोरोइंग करी है 20,000 की। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं ढूंढने नहीं जाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, प्रोसेसिंग फीस एडिशनली पे करी 1000, लोन इज पेबल इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा बिकॉज प्रोसेसिंग फीस है, शायद दिया भी हो। लोन अमाउंट 20,000, स्टार्टिंग 1/4/2020, डेट ऑफ लोन फिनिशिंग डेट 31 मार्च 2022। तो 2 साल का ही लोन है ना, पर जो ब्याज देना है वो आधे साल बाद, क्योंकि 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच में ये पे होना है। रीपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट्स फ्रॉम 30 सितंबर टू बी पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 5,000, इंटरेस्ट दोबारा दिया है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड पेड क्वार्टरली। ब्याज क्वार्टरली लगना है, ध्यान रखिएगा। अब क्वार्टर कंपाउंडिंग तो नहीं लग रही, अपफ्रंट फीस 1000 दोबारा दिया हुआ है। इंटरेस्ट बताइए जी सिर्फ कि PL में ब्याज कितना जाएगा एवरी क्वार्टर। लो आसान कर दिया उसने। वो कह रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 16.6%। अब बच्चे यहाँ कंपाउंडिंग वाला कंसेप्ट जो हम SFM में लगाते होते हैं कि 6 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, वो सब छोड़ के हम सिंपल सवाल करेंगे। और ये एक सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था जहाँ आपको ब्याज कैलकुलेट करके दिखाना है। सर ऐसा सवाल बुक में है, ये चेक कर लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, होना तो चाहिए वैसे। सो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन था, ये सिंपल ब्याज निकालना था, होना तो चाहिए इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई, क्योंकि सिर्फ ब्याज ही कैलकुलेट करना था ना और इसमें कुछ भी नहीं था।
ढूंढने में ना बहुत समय जाता है। चलो एक बार दिखा देते हैं ना कईयों को, तो फिर अपने आंसर्स मैच कराने होते हैं पेपर्स के बाद, इनको तसल्ली करनी होती है। ये रहा है जी, है क्वेश्चन नंबर 80, बिल्कुल है। यहाँ तो लिखा है हाउ वुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर, तो यहाँ वहाँ तो अकाउंटिंग पूछी नहीं है। देखो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड क्वार्टरली, बिल्कुल है, मुझे लग रहा था कि होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 वहाँ तो सिर्फ ब्याज की कैलकुलेशन पूछी है, यहाँ तो पूरी अकाउंटिंग करनी, बिल्कुल सेम सवाल आया है। सो हो ही नहीं सकता बुक में ना हो। इस बार सारे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे ही पूछे हैं, रादर पिछले पेपर में भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, बुक के क्वेश्चन थे, क्योंकि बुक में ही इतने ज़्यादा हैं। ठीक है ना। लो जी, इंड AS 40 अगेन स्टडी मटेरियल का टेस्ट योर नॉलेज का आखिरी क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल का मुझे याद है, अपनी बुक का ध्यान नहीं, ठीक है ना। वैसे बता देता हूँ, थ्योरी क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे। F लिमिटेड ओन्ड अ लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज वॉज नॉट डिटर्मिन्ड। सो लैंड जिसका फ्यूचर यूज डिटर्मिन नहीं है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है। एज एट 31 मार्च 2021, हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ F लिमिटेड? दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। So property held for undetermined use, it's investment property. During June 21, F Limited commenced construction of office building on it for own use. उसने construction start कर दी अगले साल। Presuming that the construction of the office building is still in progress as on 31 मार्च 2022, how should the land property be classified by S Limited as on 31 F Limited as on 31 मार्च 22? अब ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसको आप PPE या कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस दिखा सकते हो, क्योंकि अनफिनिश्ड है तो कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अब उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। विल देयर बी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन द यूज ऑफ री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सो दिस इज रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो कोई कैरिंग अमाउंट में बदलाव नहीं होता, कैरिंग अमाउंट आपकी वही कॉस्ट ही होती है जो आपकी बुक्स में चल रही होती है। सो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड या ऑनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जाते हो तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ मैनेजमेंट इंटेंशन से बात नहीं बनेगी, और ये ट्रांसफ़र कॉस्ट पे ही होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू अलाउड ही नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। वेदर द चेंज इन क्लासिफिकेशन इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नो, दिस इज चेंज इन यूज़। इंड AS 40 क्या कहता है कि अब आप रिक्लासिफिकेशन कब कर सकते हैं? व्हेन एवर देयर इज चेंज इन यूज़। क्योंकि चेंज इन यूज़ नहीं है तो आप रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सॉरी, ये क्योंकि चेंज इन यूज़ हुआ है तो आपने रिक्लासिफिकेशन कर दिया, पर इसमें कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। वुड योर आंसर अबव बी डिफरेंट इफ देयर वर टू बी अ मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, हाउएवर नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज प्लान्ड? मतलब अभी मैनेजमेंट ने सोचा ही है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पर कोई कंस्ट्रक्शन करी नहीं, ना जी ना, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगा, फिर ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। फिर ये, क्योंकि मैनेजमेंट ने अभी सोचा ही है, सोचने से थोड़ा ना कुछ होता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, या पहले में यहाँ लिखा हुआ था आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है तो वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रिक्लासीफाई हो जाएगा। पर अगर मैनेजमेंट सोच ही रहे हैं तो सोचता तो मैं भी फिर बहुत कुछ हूँ, ठीक है ना, सब माना थोड़ा ना जाता है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जहां आपको कोई थ्योरी में आंसर करने हैं, तो ये छोटा ही पेपर था बच्चे, ये पूरा होना चाहिए था, कोई ऐसा मुश्किल लग नहीं रही। कितने के सोल्यूशन तो मैंने बैठे बैठाए कर दिए। अब ये देखो 5 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो, ये गुडविल निकाल के उसकी इम्पेयरमेंट निकालनी है, सारा कुछ है इसमें, बुक का ही क्वेश्चन है, दिखाता हूँ कि आपने 1 जुलाई को 75% शेयर एक्वायर करे हैं, 1 करोड़ 20 लाख शेयर हैं, आपने इतने शेयर इशू करे, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, फिर आप एक और कैश पेमेंट करेंगे, बाद में करेंगे, फिर आप एक और कैश पेमेंट करेंगे फॉर्मर शेयर होल्डर को, फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट दिया है, टैक्स रेट भी दिया है, तो यहाँ पे आपको सिंपल गुडविल निकाल के उसकी 12.5% इम्पेयरमेंट करनी है। ये क्वेश्चन हमने कंसोलिडेशन के चैप्टर में डाला हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। सो गुडविल निकाल के उसकी इम्पेयरमेंट बतानी थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था सवाल में। सो यहाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये रहा जी, ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है स्पेशल। ये RTP नवंबर 18 में भी, काफ़ी पुराना ही क्वेश्चन है, अभी इस बुक में भी है ये, तो ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है। जो करके नहीं गया होगा ना उसको डेफर टैक्स में दिक्कत आ गई होगी।
तो ये सिमिलर क्वेश्चन जो अपनी बुक में 142 है वो अब 5 नंबर में पूछा है। क्वेश्चन ये छोटा ही था, देखने में बड़ा लग रहा है, पर 5 मार्क्स थोड़े से कम है, 8 मार्क्स में ये होना चाहिए था। सो एनी हाउ ऊपर ईजी भी बहुत थे। लो जी, ख़त्म हो गया। सो ये हो गया जी आपका। अगेन गुडविल निकाल के इम्पेयरमेंट करनी है तो इंड एज 103 ही का ही मेन क्वेश्चन है। इम्पेयरमेंट का तो एक छोटा सा पॉइंट था, मेन तो बच्चे गुडविल निकालनी थी। वैसे इम्पेयरमेंट होती है एज पर इंड एज 36। बस जी। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो कि ना किया हो, सारे के सारे करे हुए क्वेश्चंस ही पेपर में आए हैं। बट स्टिल अगर कोई पढ़ाई ढंग से नहीं करेगा तो हो सकता है उसको पेपर मुश्किल लगा होगा, पर मुश्किल कुछ नहीं था। जिसने भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया था, और कितने के सोल्यूशन तुमने बैठे बिठाए कर दिए, तो कोई लेंदी भी नहीं था। तो जिसने भी अच्छे से तैयारी करी थी वो आराम से इस पेपर को पूरा भी करके आया होगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। चलिए, सो क्लास यहाँ ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।